साथी नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिन से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो आप लोग अंदाज़ा भी लगा चुके होंगे कहीं ना कोई समस्या रही होगी। तो साथ ही थोड़ी तबीयत नाराज़ होने के कारण क्लासें हमारी कंटिन्यूसली नहीं चल पाई, लेकिन अब हमारी कंटिन्यूसली क्लासें चलेंगी। तो साथ बनाए रखिएगा। देखिए, पिछले सेशन में हम लोग प्लेटो का चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं। प्लेटो, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो। प्लेटो का चैप्टर हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं और आज हम लोग शुरुआत करेंगे अरस्तु की। किसकी बात करेंगे? अरस्तु की बात हम लोग साथियों करने वाले। अरस्तु, अरस्तु, चले देखिए। अरस्तु, अरस्तु, अरस्तु का जो जन्म हुआ वो 384 ईसा पूर्व में हुआ। 384 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक यह रहे। तो इनका जो जन्म हुआ साथियों, इनका जो जन्म हुआ वो जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जो जन्म हुआ, जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ यूनानी नगर राज्य का ही एक भाग हुआ करता था उस समय, स्टेगिरा। तो यूनानी नगर राज्य के स्टेगिरा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ भैया? यूनानी नगर राज्य के, यूनानी नगर राज्य के स्टेगिरा, स्टेगिरा नामक स्थान पर तो इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। कब? 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था निकोबैक्स। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिता का क्या नाम था साथियों? इनके पिता का नाम था निकोबैक्स। क्या नाम था? निकोबैक्स, निकोवैक्स। कहीं कहीं निकोमैक्स भी लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा, लेकिन आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, चाहे निकोवैक्स हो चाहे निकोमैक्स हो, आप लोग समझ जाएंगे। तो अरस्तु के जो पिता थे वो निकोवैक्स थे या फिर निकोमैक्स थे, है ना? देखिए, निकोमैक्स आ जाए या फिर निकोमैक्स, मैंने आपसे बताया दोनों में से कोई भी नाम आपको दे सकता है, निकोमैक्स दे या फिर निकोवैक्स दे। तो ये जो निकोवैक्स थे, ये साथियों सिकंदर के जो दादा थे, अमितांश द्वितीय, सिकंदर के दादा अमितांश द्वितीय के राज दरबार में राजवैद्य थे। कौन थे ये निकोवैक्स? तो सिकंदर के दादा, सिकंदर के दादा, सिकंदर महान जिसे हम कहते हैं, फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर महान, सिकंदर के दादा अमितांश द्वितीय, अमितांश द्वितीय के राज दरबार में वैद्य थे। यानी कि द्वितीय के राज दरबार में राज वैद्य थे। कौन थे भैया? राज वैद्य थे। यानी कि क्या थे? डॉक्टर थे कुल मिलाकर देखा जाए तो। आप लोग जानते कि उस समय पहले वैद्य चला करते थे। उस समय इतना तो हमारी विज्ञान नहीं आगे बढ़ा था, लेकिन क्या था, उस समय वैद्य हुआ करते थे, कुछ देसी जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे उस समय। तो यही क्या थे? डॉक्टर थे या फिर राजवैद्य थे। राज दरबार में रहते थे इसलिए मैंने इन्हें राजवैद्य कह दिया, हालांकि ये वैद्य थे। ठीक है साथियों? तो सिकंदर के दादा अमितांश द्वितीय के राज दरबार में क्या थे? ये राजवैद्य थे। कौन? अरस्तु के पिता कौन थे? निकोबैक्स या फिर निकोमैक्स। ठीक है साथियों? अब अरस्तु को क्या कहा जाता है? अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? अरस्तु को। क्यों कहा जाता है अभी आगे बात करेंगे, लेकिन आप लोग लिखिएगा कि राजनीतिक विज्ञान का इनको जनक कहा जाता है। अरस्तु जो थे, इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इनकी राज दरबार में ही हुई। प्रारंभिक शिक्षा अरस्तु की राज दरबार में ही हुई और
अरस्तु शुरुआत से ही प्रतिभावान एक छात्र रहे हैं। अरस्तु जो थे वो प्रारंभ से ही प्रतिभावान थे, यानी कि प्रारंभ से ही पढ़ने लिखने में तेज थे। तो जब ये पढ़ने लिखने में तेज थे, प्रारंभिक शिक्षा इनकी राज दरबार में हुई, तो सोचा गया कि भाई इनके लिए अब उच्च शिक्षा के लिए कहाँ भेजा जाए। तो जब इनकी 17 वर्ष की आयु हुई, तो 17 वर्ष की आयु में सोचा गया कि अब इनकी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर इनको भेजा जाए। तो उस समय एथेंस की जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वो प्लेटो की अकादमी थी। तो इनको 17 वर्ष की आयु में प्लेटो की अकादमी में क्या दे दिया गया, एडमिशन दिला दिया गया, दाखिला दिलवा दिया गया। यानी कि 17 वर्ष की आयु में 17 वर्ष की आयु में 17 वर्ष की आयु में कहाँ चले गए, ये प्लेटो के संरक्षण में चले गए। कहाँ चले गए भैया, प्लेटो के संरक्षण में चले गए। प्लेटो के संरक्षण में चले गए और उसकी अकादमी में उन्होंने एडमिशन करवाया, अकादमी, और उसकी अकादमी में क्या करवाया, अरस्तु का एडमिशन करवाया। क्योंकि ये राज दरबार के क्या थे, कुल मिलाकर देखा जाए तो मालिक थे एक प्रकार से, है ना। तो भाई राज दरबार में रह रहे हैं, राजाओं से इनका क्या है, संबंध है, इसलिए देखा गया कि भाई इनका एडमिशन कहाँ करवाया जाए। जो भी बड़े लोग होते हैं आप जानते हैं कि उनका तो सीधा सिद्धांत होता है कि बड़ा अच्छे से अच्छा विश्वविद्यालय, अच्छा कॉलेज मिल जाए हमें। तो ऐसे ही अरस्तु के जो पिताजी थे निकोमैक्स, वो भी चाहते थे कि मेरा बच्चा भी अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़े। तो उस समय जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वो प्लेटो की अकादमी ही प्रसिद्ध थी एथेंस में, जो दर्शन शास्त्र के लिए फेमस थी। किसके लिए, दर्शन शास्त्र के लिए फेमस थी साथियों। दर्शन शास्त्र, जो दर्शन शास्त्र के लिए फेमस थी, प्रसिद्ध थी दर्शन शास्त्र के लिए। अरस्तु जो थे, अरस्तु की रुचि जीव विज्ञान में ज़्यादा देखी गई। अरस्तु जो थे वो जीव विज्ञान के प्रति अपनी रुचि ज़्यादा रखते थे, जीव विज्ञान में ज़्यादा रुचि रखते थे। लेकिन उस समय प्रसिद्ध विश्वविद्यालय प्लेटो की अकादमी था, इसलिए इन्हें दर्शन की शिक्षा लेनी पड़ी और प्लेटो के संरक्षण में ये 17 वर्ष की अवस्था में आए साथियों। इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय इस अकादमी में भी दिया और ये प्लेटो की अकादमी इनके प्रतिभा की मोहताज हुई। क्या हुई, मोहताज हुई एक प्रकार से देखा जाए तो। प्लेटो की अकादमी में इन्होंने अपना प्रतिभा का परिचय दिया, बताया कि हम कितने ज्ञानवान हैं। और साथियों मैं आपको बता, अरस्तु के अंदर क्या था, ज्ञान ज़्यादा भरा हुआ था। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? तो देखिए, तो प्लेटो ने इनकी प्रतिभा को देखते हुए, प्लेटो ने इनको क्या कह दिया भैया, प्लेटो ने इनको क्या कह दिया, अकादमी का मस्तिष्क कहा। क्या कहा, अकादमी का मस्तिष्क कहा, अकादमी का मस्तिष्क कहा, अकादमी का मस्तिष्क कहा। किसने, प्लेटो ने। अरस्तु को, ये जो अरस्तु है हमारे, प्लेटो ने अरस्तु को क्या कहा, अकादमी का मस्तिष्क कहा। लेकिन अरस्तु को इन्होंने ज्ञान का देवदूत भी कहा। क्या कहा, ज्ञान का देवदूत, ज्ञान का देवदूत, ज्ञान का देवदूत। क्योंकि भैया इनके अंदर ज्ञान बहुत था, ज्ञान बहुत था। और आगे चल करके यही जो अरस्तु है हमारे, वो प्लेटो की अकादमी में ही एक प्राध्यापक के रूप में क्या हुए, नियुक्त हुए। प्राध्यापक का मतलब होता है प्रोफेसर, एक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। क्योंकि इतने तेज हैं, पढ़ने लिखने में प्रतिभावान है, इसलिए आगे चल कर के ये प्राध्यापक या फिर साथियों प्रोफेसर के रूप में क्या हुए, नियुक्त हुए प्लेटो की अकादमी में। दोनों का उद्देश्य एक ही था, प्लेटो भी आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे और हमारे अरस्तु भी आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। मतलब दोनों गुरु चेला क्या चाहते थे, दोनों ही गुरु चेला हमारे क्या चाहते थे, ये साथियों आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। प्लेटो खुश थे कि जो जैसा वो शिष्य चाहते थे उन्हें वैसा शिष्य मिल गया है, जैसा वो शिष्य चाहते थे वैसा उन्हें शिष्य मिल गया है। तो प्लेटो हमारे खुश थे।
लेकिन आगे चल करके दोनों के विचारों में कहीं ना कहीं मतभेद होने लगा, दोनों के विचारों में कहीं ना कहीं मतभेद होने लगा साथियों, दोनों के विचारों में कहीं ना कहीं मतभेद होने लगा। और मतभेद क्या हुआ कि जहां प्लेटो आदर्शवादी विचारक थे, वहीं जो अरस्तु थे हमारे वो यथार्थवादी विचारक थे। वहीं क्या थे अरस्तु हमारे यथार्थवादी विचारक थे। देखिए सुनिएगा कि जहां प्लेटो जहां प्लेटो आदर्शवादी विचारक थे, आदर्शवादी विचारक थे, वहीं अरस्तु यथार्थवादी, वहीं प्लेटो कैसे थे, यथार्थवादी वहीं प्लेटो कैसे थे, यथार्थवादी विचारक थे। कैसे थे साथियों, यथार्थवादी विचारक थे। कौन, अरस्तु। आदर्शवाद का प्लेटो की बात करें तो प्लेटो कैसे थे, आदर्शवादी विचारक थे। आदर्शवाद में आप लोग जानते हैं कि जो केवल कल्पनाओं में ही हो, उसका व्यवहारिक जीवन से कोई मतलब नहीं हो। जो कल्पनाओं में हो उसे व्यवहारिक जीवन से कोई मतलब नहीं हो। जो व्यवहार में कर पाना बहुत मुश्किल है, जो कल्पनाओं में है, जो विचारों में है, उसे हम बोलेंगे आदर्शवाद। यथार्थवाद किसे बोलेंगे, जो करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। यथार्थवाद हम बोलेंगे किसे, यथार्थवाद हम लोग किसे बोलेंगे, यथार्थवादी। यथार्थवादी। तो यथार्थवाद हम किसे बोलेंगे, जो करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। अर्थात कहा जाए एक प्रकार से तो विचारों में और आचरण में इनमें एक रूपता होती है। जो विचारों में है वही इनके आचरण में, वही व्यवहार में इनको दिखाई देगा। तो विचारों में और व्यवहार में कैसी होती है, एक रूपता होती है। विचारों एवं व्यवहार में एक रूपता देखी जाती है। तो विचारों एवं व्यवहार में एक रूपता देखी जाती कहाँ, यथार्थवाद में। तो मैंने कहा कि भाई ये जो थे प्लेटो आदर्शवादी विचारक थे, वहीं अरस्तु क्या थे, अरस्तु यथार्थवादी विचारक थे। तो इनके दोनों के क्या है, उद्देश्य एक ही है, लेकिन क्या है इनकी पद्धतियां अलग अलग हैं। पद्धतियां साथियों अलग अलग हैं। इन्होंने अलग अलग रास्ते का क्या कर लिया, चयन कर लिया। अलग अलग विचारधाराओं पर विश्वास करते हैं। इसलिए जो हमारे प्लेटो थे, प्लेटो हमारे निगमन पद्धति पर विश्वास करते हैं। निगमन पद्धति पर कौन विश्वास करते थे, हमारे प्लेटो विश्वास करते थे। निगमन पद्धति का मतलब होता है जिसका उत्तर हमें पहले से मालूम हो, अर्थात जो सामान्य से विशेष की ओर चले। आप लोग पढ़ चुके हैं प्लेटो के चैप्टर में। वहीं अरस्तु जो थे अरस्तु हमारे आगमन पद्धति पर विश्वास करते थे। अरस्तु कैसी पद्धति पर विश्वास करते थे, अरस्तु हमारे आगमन पद्धति पर विश्वास करते थे। आगमन पद्धति कैसी पद्धति भैया, आगमन पद्धति। अरस्तु हमारे आगमन पद्धति पर विश्वास करते थे। और आगमन पद्धति का मतलब क्या होता है, आगमन पद्धति का मतलब होता है कि जिसका उत्तर हमें पहले से मालूम ना हो, अर्थात जो विशेष से सामान्य की ओर चले। अर्थात जो जिसका उत्तर हमें पहले से मालूम ना हो, जिसका उत्तर हमें पहले से पता न हो, जिसका उत्तर हमें पहले से पता ना हो, अर्थात जो हमारी विशेष से सामान्य की ओर चले, विशेष से
सामान्य की ओर जो चले उसे हम बोलेंगे आगमन पद्धत। तो मैंने आपको बताया कि भैया सॉरी, तो मैंने आपको बताया कि दोनों का उद्देश्य एक ही था, आदर्श राज्य की स्थापना करना, लेकिन इनकी अपनी अपनी विचारधाराएं अलग अलग थी, अलग अलग पद्धतियों पर इन्होंने विश्वास किया। इसलिए जो प्लेटो थे, प्लेटो एक बार गुस्सा भरे शब्दों में, प्लेटो जब इस बात से ज़्यादा ही परेशान हुए कि भाई ये तो हमारे जो चेला हैं, जो शिष्य हैं, वो तो अलग ही पद्धतियों पर विश्वास कर रहे हैं। तो एक बार जब प्लेटो गुस्सा भरे शब्दों में कहते हैं उसके अरस्तु के लिए, प्लेटो गुस्सा भरे शब्दों में क्या कहते हैं, अरस्तु के लिए कहते हैं, प्लेटो गुस्सा भरे शब्दों में अरस्तु के लिए कहते हैं कि अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है, कि अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है जो अपनी माँ का दूध तो पीता है लेकिन उसको ही लात मार देता है, लेकिन उसको ही लात मार देता है। कौन कहते हैं? प्लेटो कहते हैं, प्लेटो कहते हैं। तो प्लेटो ने अरस्तु से क्या कहा? प्लेटो ने अरस्तु को क्या कहा कि अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है जो अपनी माँ का दूध पीता है, माँ का दूध तो पीता है, लेकिन उसको ही लात मार देता है, लात मार देता है। अर्थात प्लेटो कहना चाहते थे कि अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है जो अपनी माँ का दूध तो पीता है लेकिन उसको ही लात मार देता है। इनका कहने का मतलब ये था कि अरस्तु को हमने ही, मतलब हमारे ही शिष्य, हमने ही पढ़ना लिखना सिखाया, हमने ही इनको शिक्षा ग्रहण करी और यही हमें अब दोबारा शिक्षा देने लगे। कुल मिला कहा जाए तो जिस थाली में खाया उसी में छेद करो, जो आप गांव की भाषा होती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे कुछ प्लेटो ने कहा अरस्तु के लिए। तो अरस्तु की कुछ मुख्य पुस्तकों देख लें हम लोग, अरस्तु की कुछ पुस्तकें देख लें। पुस्तकें देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब प्लेटो ने गुस्सा भरे शब्दों में अरस्तु को ऐसा कहा, प्लेटो ने अरस्तु को जब गुस्सा भरे शब्दों में ये कथन कहा, तो साथियों जो अरस्तु था वो क्रुद्ध हुआ, यानी कि वो गुस्सा में आया। उसके बाद वो प्लेटो की अकादमी को छोड़कर चला गया, और उसने अपनी अलग अकादमी खोली। उसने अपनी अलग अकादमी एक खोली। तो अरस्तु की जो अकादमी थी, अरस्तु की जो अकादमी थी, अरस्तु की अकादमी का नाम था, क्या नाम था? उनका नाम था लीसियम। क्या नाम था भैया? लीसियम उसकी अकादमी का नाम था। क्या नाम था? लीसियम उसकी अकादमी का नाम था। समझ पा रहे हैं मेरे साथियों आप लोग? तो अब अरस्तु इसकी प्रोफेसर की नौकरी को छोड़कर जा चुका है और अपनी अलग उसने क्या कर ली, एक अकादमी की स्थापना कर चुका है। तो आप देखते हैं हम प्लेटो की पुस्तक। तो प्लेटो की पुस्तक कौन कौन सी, अरस्तु की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? अरस्तु की पुस्तक कौन कौन सी हैं? तो अरस्तु की पुस्तकों में जैसा पहले नाम आता है पॉलिटिक्स। क्या नाम आता है? पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स जो पुस्तक है अरस्तु की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि पॉलिटिक्स पुस्तक में ही अरस्तु ने अपने सभी राजनीतिक विचार इसमें ही प्रस्तुत किए हैं। पॉलिटिक्स, एथिक्स भी इसकी पुस्तक है, एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
एथेंस। ये किसकी पुस्तक है? हमारी अरस्तु की पुस्तक है। अरस्तु की पुस्तक हमारी हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं मेरे साथियों आप लोग? चलिए अगले मैं आपको बता दूं कि प्लेटो जो थे, प्लेटो ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को एक में ही मिलाकर पढ़ा। किसने? प्लेटो ने। क्या कहा साथियों मैंने कि प्लेटो ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को एक जगह ही मिलाकर पढ़ा। वहीं जो हमारे अरस्तु थे, अरस्तु ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को अलग अलग पढ़ा, यानी कि पृथक किया। क्या किया? पृथक किया और राजनीति को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाया। क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अरस्तु ने, प्लेटो ने क्या कहा कि प्लेटो ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को अलग अलग पढ़ा, यानी कि पृथक नहीं किया। पृथक नहीं किया, अलग अलग नहीं पढ़ा, बल्कि इनको एक समय एक जगह मिला करके पढ़ा। इसलिए इन्हें नैतिक राजनीति विज्ञान या फिर दार्शनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया। तो मैंने आपको बताना चाहता हूं मैं कि प्लेटो जो थे, प्लेटो ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को एक जगह मिलाकर ही पढ़ा, इसलिए इन्हें दार्शनिक राजनीति विज्ञान या फिर साथियों नैतिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? प्लेटो को। वहीं जो हमारे अरस्तु थे, अरस्तु ने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र को पृथक पृथक किया, यानी कि पृथक किया, अलग अलग पढ़ा और राजनीति को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाया। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो भी बच्चे हमारे पीजीटी वगैरह या कोई भी इंटरव्यू देने जाते होंगे तो उनसे पूछा जाता है कि बताइए प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, सॉरी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, और जो प्लेटो थे हमारे, प्लेटो को दार्शनिक राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है साथियों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो लिखिएगा यहां पर प्लेटो जो थे, प्लेटो 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 ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को एक जगह ही मिलाकर पढ़ा, एक जगह ही मिलाकर पढ़ा। इसलिए प्लेटो को दार्शनिक या नैतिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। विज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। वहीं अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र और नीति शास्त्र को पृथक किया। क्या किया भैया? पृथक किया। को क्या किया? पृथक किया। इसलिए पृथक किया और राजनीति को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाया। और राजनीति को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाया। क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाया। क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाया। इसलिए अरस्तु को
इसलिए अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक, विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो साथियों समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात, मैंने क्या कहा आपसे, ठीक है ना। अगला मैं आपको बता दूं तो राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो हमारे किसे कहा जाता है साथियों, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु की जो मृत्यु हुई, अरस्तु की जो मृत्यु हुई वो यूनानी नगर राज्य का ही एक भाग था, इसे हम बोलते हैं कैल्सियस। तो अरस्तु की जो मृत्यु हुई, अरस्तु की मृत्यु, अरस्तु की मृत्यु जो हुई वो कहाँ हुई, कैल्सियस में हुई। कहाँ हुई साथियों, कैल्सियस में हुई। कब, 322 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई, 322 ईसा पूर्व में हमारी अरस्तु की मृत्यु हुई। ऐसा एथेंस में ही, यूनान में ही एक जगह हुआ करती थी, कौन, कैल्सियस, वहाँ पर इसकी मृत्यु हुई। और इनके जो शिष्य रहे, इनके जो शिष्य रहे, अरस्तु के जो शिष्य थे, अरस्तु के जो शिष्य थे, अरस्तु के शिष्य कौन थे, सिकंदर महान को इनके शिष्य कहा जाता है। जो अमितांश द्वितीय थे, जिसके राज दरबार में इनके पिताजी निकोबैक्स काम किया करते थे राजवैद का, उसका ही बेटा था कौन, अमितांश द्वितीय का ही बेटा था फिलिप द्वितीय। अब फिलिप द्वितीय का ही पुत्र था सिकंदर महान। तो सिकंदर महान, भाई सिकंदर महान राज दरबार से कांटेक्ट रखता है, राज दरबार का मालिक है कौन, सिकंदर। इसलिए देखा गया कि भाई ऊपर से अरस्तु भी राज दरबार से संबंध रखते थे। तो प्लेटो और अरस्तु में हमने देखा कैसा संबंध था। लेकिन अब हम देखें कि सिकंदर जो थे, सिकंदर को इनकी अरस्तु की अकादमी में ही क्या कर दिया गया, एडमिशन करा दिया गया। इसलिए जो हमारे सिकंदर थे उनको अरस्तु का गुरु कहा जाता, अरस्तु का शिष्य कहा जाता है। अरस्तु के शिष्य कौन थे, तो सिकंदर थे। कौन थे, सिकंदर थे। तो शिष्य कौन थे इनके, वो हमारे सिकंदर थे। कौन थे, सिकंदर महान। कौन थे भैया, सिकंदर महान को इनका गुरु, इनका शिष्य कहा जाता है। ठीक है साथियों, शिष्य कौन थे, तो सिकंदर महान। अब हमारे जो हमारे साथियों, ये जो हमारे प्लेटो और अरस्तु थे, प्लेटो और अरस्तु जो थे, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ समानताएं भी आपको देखने को मिलेंगी और कहीं आपको असमानताएं भी देखने को मिलेंगी। कहीं कहीं आपको समानताएं भी देखने को मिलेंगी, कहीं कहीं आपको असमानताएं भी देखने को मिलेंगी इनके विचारों में। तो हम लोग देखते हैं पहले समानता, यानी कि प्लेटो एवं अरस्तु में समानताएं कौन कौन सी थी। हेडिंग डालिए, प्लेटो एवं अरस्तु में समानताएं। प्लेटो एवं अरस्तु में समानताएं। चलिए, प्लेटो एवं अरस्तु में समानताएं। प्लेटो एवं अरस्तु में समानताएं। तो समानताएं क्या क्या थी नंबर एक, मैं आपको बता दूं कि प्लेटो और अरस्तु के बीच समानताएं होना स्वाभाविक है। क्या है साथियों, समानताएं होना स्वाभाविक है। क्यों, क्योंकि दोनों ही एक कालखंड के थे। क्योंकि भैया दोनों ही एक ही कालखंड के थे। जैसे आप लोग, जैसे मान चलो आप होंगे और आपके कोई मित्र होंगे, तो क्या है, आप दोनों ही एक कालखंड के हैं। आपको दोनों ने ही, आप लोगों ने एक ही जैसी चीज़ें देखी हैं, व्यवहार में दिखाई दी हैं आपको। लेकिन यदि आप अपने दादाजी से बात करेंगे और उनके जो मित्र होंगे उनसे बात करेंगे, तो उन्होंने अपने ज़माने में कोई चीज़ें देखी हैं। तो इसलिए प्लेटो और अरस्तु में समानताएं होना क्या है, स्वाभाविक है। तो पहली समानता क्या है साथियों,
प्लेटो और अरस्तु जो थे वो दोनों ही यूनानी नगर राज्य की अराजकता, अनैतिकता और अस्थिरता को समाप्त करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? दोनों ही यूनानी नगर राज्य की अस्थिरता, अनैतिकता और अराजकता, इसको समाप्त करना चाहते थे। समझ पा रहे हैं साथियों? नंबर 1 क्या करना चाहते थे? दोनों ही यूनानी नगर राज्य की अराजकता, अस्थिरता, अनैतिकता को समाप्त करना चाहते थे। को समाप्त करना चाहते थे। कौन? प्लेटो और अरस्तु, दोनों के दोनों चाहते थे कि सज्जीवन की प्राप्ति जो होनी चाहिए वो अच्छी प्रणाली से होनी चाहिए। सज्जीवन का मतलब होता है जो व्यक्ति है वो अपना पूर्ण विकास कर सके। सज्जीवन का मतलब होता है कि जब व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सकेगा, जब उस समय सज्जीवन की प्राप्ति होगी। तो क्या चाहते थे? दोनों ही चाहते थे कि सज्जीवन की प्राप्ति अच्छी प्रणाली से हो। दोनों ही संजीवन की प्राप्ति अच्छी प्रणाली से हो, इसमें विश्वास करते थे। प्रणाली से हो, इसमें विश्वास करते थे। तो दोनों ही सज्जीवन की प्राप्ति क्या हो? एक अच्छी प्रणाली से हो, ये इसमें विश्वास किया करते थे। सज्जीवन का मतलब होता है कि व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। सज्जीवन का मतलब होता है कि व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। पूर्ण विकास। तो जब व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सकेगा तो संजीवन की प्राप्ति क्या हो जाएगी? उसे हो जाएगी साथियों। दोनों राज्यों को एक पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई के रूप में मानते हैं। दोनों ही क्या मानते थे? राज्य को एक पूर्ण और आत्मनिर्भर इकाई के रूप में मानते थे। क्या मानते थे? दोनों ही राज्य को पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई के रूप में मानते थे या फिर हैं। दोनों सावयवी संबंध में विश्वास करते थे। सावयवी संबंध का मतलब होता है अंगी और अंग का संबंध। दोनों ही सावयवी संबंध में विश्वास करते थे। दोनों ही सावयवी संबंध में विश्वास किया करते थे। दोनों ने सावयवी संबंध में ही विश्वास किया। सावयवी संबंध का मतलब होता है अंगी और अंग का संबंध। अंगी और अंग का संबंध। अंगी और अंग के संबंध में दोनों ही विश्वास किया करते थे। दोनों ही एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे साथियों। दोनों ही एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। क्या कर चाहते थे? दोनों ही एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। आदर्श राज्य
दोनों ही क्या चाहते थे, एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे, और आदर्श राज्य की स्थापना दोनों करना चाहते थे। ये बात आप लोग जान चुके हैं साथियों, ये बात आप लोग जान चुके हैं ये बात आप लोग जान चुके हैं साथियों। अब देखें, जो ये चाहते थे कि राज्य का मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए, तो व्यक्ति के जीवन में सज्जीवन की प्राप्ति कराना होना चाहिए, कि जो हमारा राज्य होना चाहिए, राज्य का जो मुख्य उद्देश्य हो, जो व्यक्ति के जीवन में सज्जीवन की प्राप्ति करवाना हो। कौन चाहते थे, ये दोनों ही चाहते थे, कि राज्य के उद्देश्य इन्होंने बताया। अगला देखिए असमानताएं, तो इनके बीच में असमानताएं क्या थी भैया, इनके बीच में असमानताएं क्या थी असमानताएं, इनके बीच में असमानताएं क्या थी, असमानताएं भी थोड़ी जरा 2 मिनट में हम लोग खत्म करें। तो साथियों ऐसा मुझे ऑफलाइन क्लास में भी जाना है, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। चलिए, प्लेटो एवं अरस्तु के मध्य असमानताएं, प्लेटो एवं अरस्तु के मध्य असमानताएं, असमानताएं, प्लेटो एवं अरस्तु के मध्य क्या थी, असमानताएं भी थी कुछ। जैसे हमने एक जगह लिख लिया प्लेटो और नीचे लिख लिया हम अरस्तु, अरस्तु हम लिख लें नीचे, तो हमने देखा एक जगह प्लेटो, दूसरा अरस्तु। तो हम लोग देखें इसमें असमानताएं क्या क्या थी। जहां प्लेटो, जो हमारे प्लेटो थे, प्लेटो हमारे एक आदर्शवादी विचारक थे। प्लेटो कैसे थे साथियों, प्लेटो आदर्शवादी विचारक थे। कैसे थे, प्लेटो हमारे आदर्शवादी विचारक थे। आदर्शवादी कैसे थे, प्लेटो विचारक थे। प्लेटो जो थे वो निगमन पद्धति पर विश्वास करते थे, निगमन पद्धति। प्लेटो जो थे वो निगमन पद्धति पर विश्वास करते थे। निगमन पद्धति पर कौन विश्वास करते थे, तो हमारे प्लेटो किया करते थे। प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए, आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए आदर्शवादी और नैतिकता का सहारा लेते थे। प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए, आदर्श राज्य की स्थापना हेतु आदर्शवादी विचार या फिर नैतिकता का सहारा लेते थे। कौन, हमारे प्लेटो। प्लेटो ने अपने साम्यवादी सिद्धांत में कहा कि प्लेटो जो अभिभावक वर्ग है, प्लेटो अभिभावक वर्ग में जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है, उन दोनों में संपत्ति और परिवार में क्या लाना चाहते थे, साम्यवाद लाना चाहते थे। यानी कि प्लेटो अभिभावक वर्ग में संपत्ति और परिवार का होना सही नहीं समझते थे, मतलब उसका विरोध करते थे एक प्रकार से कहा जाए तो। ठीक है, अगला देखें कि प्लेटो अभिभावक वर्ग में, प्लेटो ने अभिभावक वर्ग में संपत्ति और परिवार का विरोध किया या साम्यवाद स्थापित किया या फिर क्या किया भैया, साम्यवाद स्थापित किया प्लेटो ने। कौन कौन क्षेत्र पर, संपत्ति और परिवार में, अभिभावक वर्ग में। साथियों समझ पा रहे होंगे मेरी बात आप। चलिए, वहीं हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु जो थे, अरस्तु हमारे यथार्थवादी विचारक थे। कैसे थे, यथार्थवादी विचारक थे हमारे। कौन, अरस्तु कैसे विचारक थे, अरस्तु यथार्थवादी विचारक थे। अरस्तु कैसे थे, यथार्थवादी विचारक थे। वहीं अरस्तु ने कैसी पद्धति पर विश्वास किया, अरस्तु ने
आगमन पद्धति पर विश्वास किया, आगमन पद्धति, आगमन पद्धति पर विश्वास किया, ऐतिहासिक पद्धति, और कौन सी पद्धति पर विश्वास किया, ऐतिहासिक पद्धति पर विश्वास किया, ऐतिहासिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति पर विश्वास किया। और साथियों मैं आपको बता दूं, ऐतिहासिक पद्धति पर इन्होंने विश्वास किया, प्रयोजन मूलक पद्धति पर इन्होंने विश्वास किया, प्रयोजन मूलक पद्धति, प्रयोजन मूलक पद्धति, कैसी पद्धति भैया, प्रयोजन मूलक पद्धति पर इन्होंने विश्वास किया। तो प्लेटो ने किस किस पर विश्वास किया, आगमन पद्धति पर विश्वास किया, ऐतिहासिक पद्धति पर विश्वास किया, प्रयोजन मूलक पद्धति पर विश्वास किया। तो प्लेटो हमारे अरस्तु, तो अरस्तु ने इन सब पद्धति पर विश्वास हमारे किया। और तुलनात्मक पद्धति भी लिख लीजिएगा आप लोग, तुलनात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति। तो तुलनात्मक पद्धति पर भी कौन विश्वास करते थे, हमारे अरस्तु किया करते थे। वहीं प्लेटो किस पर विश्वास किया करते थे, वो निगमन पद्धति पर विश्वास किया करते थे। वहीं जो हमारे अरस्तु थे, अरस्तु ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, आदर्श राज्य की स्थापना, प्लेटो अरस्तु ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आदर्शवादी विचार का प्रयोग नहीं किया, बल्कि यथार्थवादी विचारों का प्रयोग किया, बल्कि यथार्थवादी, आदर्श राज्य की स्थापना के लिए यथार्थवादी विचारधारा का प्रयोग किया, विचारधारा का प्रयोग किया, विचारधारा का प्रयोग किया। तो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए अरस्तु ने एक यथार्थवादी विचारधारा का प्रयोग किया। वहीं अरस्तु ने आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए आदर्शवादी या फिर नैतिकता का सहारा लिया। तो समझ पा रहे होंगे साथियों आप लोग मेरी बात, समझ पा रहे होंगे मेरी बात। अगली बात करें तो जहां प्लेटो ने अपने साम्यवादी सिद्धांत में बताया कि जहां प्लेटो ने अभिभावक वर्ग में संपत्ति और परिवार में क्या किया, साम्यवाद स्थापित किया, वहीं अरस्तु जो थे, अरस्तु अभिभावक वर्ग में संपत्ति और परिवार की छूट प्रदान की। वहीं अरस्तु ने क्या किया भैया, अरस्तु ने अभिभावक वर्ग में अरस्तु ने अभिभावक वर्ग में संपत्ति और परिवार को छूट प्रदान की। क्या की भैया, छूट प्रदान करी। तो अरस्तु ने मना कर दिया, अरस्तु ने कहा कि भैया आप संपत्ति और परिवार रख सकते हैं, मतलब इसकी छूट प्रदान की जाती है। लेकिन प्लेटो जो थे वो मना करते थे कि भैया हम साम्यवाद स्थापित करना चाहेंगे कि सब कुछ सरकारी होगा। ठीक है साथियों, तो हमने देखा कि अरस्तु और प्लेटो के मध्य कौन कौन सी समानताएं थी और अरस्तु और प्लेटो के मध्य कौन कौन सी विषमताएं थी, यानी कि असमानताएं थी, हम लोगों ने देखा। अगली जो हमारी नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि अरस्तु के राजनीतिक विचार। अरस्तु के राजनीतिक विचार हमें किस पुस्तक में देखने को मिलते हैं, तो अरस्तु के राजनीतिक विचार हमें पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में देखने को मिलते हैं। किस में नाम देखने को मिलते हैं साथियों, अरस्तु के राजनीतिक विचार हमें पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब मैं विदा चाहता हूँ, मुझे ऑफलाइन क्लास में भी जाना है। तो साथियों बने रहिएगा FM गोल्ड के साथ। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए।